अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स सेकेंड ईयर चैप्टर सेकंड हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ हमारे पास क्या है? द वेरी फर्स्ट थिंग, ओहम्स लॉ पे किसने काम किया था? इस पे एक साइंटिस्ट ने काम किया था, जर्मन साइंटिस्ट ने काम किया था जिसका नाम था ओहम। ओहम ने इस पर काम किया था। ओहम ने 3 पैरामीटर्स पर काम किया था। ओहम ने 3 पैरामीटर्स पर काम किया था। वो पैरामीटर्स क्या है? वो पैरामीटर्स ये है हमारे पास कि फर्ज करें आपके पास, ये मैं यहाँ से समझा देता हूँ कि ये कोई एक पास रजिस्टर है, कोई भी लोड है, इसको हमने कनेक्ट किया है किसी भी बैटरी के साथ, ये कोई भी एक सोर्स है। बैटरी सोर्स मीन्स आप यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहे हो? वोल्टेज। जैसे आप बैटरी लगाते हो, वोल्टेज देते हो, तो इससे करंट पास होना शुरू हो जाता है। ये रेजिस्टर को आप एक लोड ले सकते हो, जैसे कि एक बल्ब है, वो आपके पास क्या है? लोड। या फिर आप इसको एज ए रेजिस्टेंस ले सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं। मकसद बताने का ये है कि 3 पैरामीटर्स पे काम किया है: वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस। इसने 3 पैरामीटर्स पर काम किया था। एक, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, ये चीज; करंट टू द कंडक्टर, ये चीज; रेजिस्टेंस टू द कंडक्टर, ये चीज के जो कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है वो क्या है? वो आगे आ रहा है। बाय समिंग इज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ई फॉर्मुलेटेड अ लॉ इन 1826। इन रिजल्ट्स को देखकर, इन पैरामीटर्स को देखकर ओहम ने एक लॉ पेश किया था जिसको नाम दिया था ओहम्स लॉ। ओहम लॉ क्या कहता है? आसान अल्फाज में ओहम लॉ ये कहता है कि द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, कि अगर आप किसी भी तार पे कोई वोल्टेज देते हो, मींस कोई भी कंडक्टर, या आप इसको इस तरह समझ ले कि यह के पास ये कोई भी एक तार है, इस तार को आपने कनेक्ट किया है किसी भी बैटरी के साथ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। जब आप इसको बैटरी देंगे, वोल्टेज देंगे, तो इससे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं द अप्लाइड वोल्टेज, इस केस में आप देख ले या इस केस में देख ले, द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर, द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली जब भी आता है हम ये सिंबल यूज करते हैं। द अप्लाइड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये फर्स्ट पॉइंट है। डायरेक्ट रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट रिलेशन ये है कि अगर एक चीज़ ज़्यादा हो तो दूसरा भी ज़्यादा होगा, अगर एक चीज़ कम होगा तो दूसरा चीज़ भी कम होगा। यहाँ पर हम 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक हमारे पास है वोल्टेज और एक हमारे पास है करंट। मीन्स ये डायरेक्ट रिलेशन में है, या एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक चीज़ अगर कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। तो मतलब ये है कि आप वोल्टेज जितना ज़्यादा दोगे, सोर्स करंट उतना ही बढ़ेगा। वोल्टेज जितना कम होगा, करंट भी उतना कम फ्लो करेगा। ये सिंपल रिलेशन है। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि इफ द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, ये केस कि अगर आप एक चीज बढ़ा रहे हो दूसरा भी बढ़ रहा है, अगर एक चीज कम कर रहे हो दूसरा भी कम हो रहा है, मींस जो रिलेशन है यहाँ पर 2 चीज़ों का, वोल्टेज और करंट का, ये डायरेक्ट रिलेशन तब ही पॉसिबल है कि अगर टेम्परेचर या बाकी कोई भी फिजिकल कंडीशन हो कंडक्टर का, वो कांस्टेंट रहे। मींस एक तार है, आपने उस पर वोल्टेज दिया है तो वो करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज कम हो गए
करंट कम हो रहा है, ये तब होगा जब टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट होंगे। अगर टेम्परेचर में थोड़ा भी चेंज आ गया, ऊंच नीच आ गई, तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरे में बढ़ना कम हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, वो ज़्यादा नहीं होगा। तो इसके लिए सेम ये रीज़न है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होगा। क्योंकि तार है, जब तार को आप किसी बैटरी के साथ लगाते हो, किसी सोर्स के साथ लगाते हो, तो उससे क्या होता है कि इस तार का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि तार गर्म हो गए, मीन्स टेम्परेचर बढ़ गया, तो उस केस में ये रिलेशन पॉसिबल नहीं है। ये तब जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तब ये पॉसिबल है। अब देखते हैं इस रिलेशन को। इस रिलेशन में ये सिंबल है प्रोपोर्शनलिटी साइन, इसको जब भी हम ख़त्म करते हैं तो हम एक इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज़ हुआ है V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज़ हुआ है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, आसान अल्फाज में, इट इज़ द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट को रोकने की कोशिश करता है, करंट को अपोज करता है, करंट की मुखालफत करता है, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। ये दोनों इनवर्स रिलेशन में है, करंट और रेजिस्टेंस इनवर्स रिलेशन में है। करंट जितना ज़्यादा होगा सामने से रेजिस्टेंस उसके डबल होगा, करंट जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस कम होगा करंट ज़्यादा होगा। मीन्स रेजिस्टेंस मीन्स रोकने की कोशिश करना, अपोज करना, कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस कम है, कोशिश रोकने की कम है, तो करंट मीन्स चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्जेस वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करेंगे। इसका इस मिसाल इस तरह है जैसे कि ये कमरा है, इसमें एक दरवाज़ा है। अब यहाँ पर 20 लोग 30 लोग हैं, तो आप इनको कहें कि यहाँ पर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कोई मसला है, तो एकदम सारे नहीं निकल सकते, सारे एक दूसरे पे जमा हो जाएंगे। तो क्या होता है, ये दरवाजे से निकलते वक्त एक एक बहुत ख्वारी से निकलेगा। मीन्स एक चीज़ है जो उसको रोक रहा है, उनको जाने नहीं दे रहा, वो क्या है, वो दरवाज़ा है, वहाँ पर स्पेस कम है, वो वहाँ पर नहीं जा सकते। तो मीन्स वो चीज़ उसको रोक रहा है, एक एक करके जा रहा है, दो दो निकल रहे हैं, लेकिन बाकी फिर भी एक एक करके निकल रहे हैं। मीन्स आपके पास रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो तो करंट कम होगा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रोकने की कोशिश ज़्यादा होगी, तो करंट उतना ही कम पास होगा, कम फ्लो करेगा, चार्जेस कम पास हो सकेंगे। तो मकसद बताने का कि रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अगर ये सर्किट हो या ये सर्किट हो, जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा तो सामने से एक चीज़ है जो उसको रोकने की कोशिश करता है, उसको जाने नहीं देता, वो रेजिस्टेंस कहलाता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज हुआ है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम किस चीज़ में लिखते हैं, इसको हम R से ज़ाहिर करते हैं। चूंकि हम पढ़ रहे हैं ओहम लॉ, रेजिस्टेंस कांस्टेंट यूज हो रहा है ओहम्स लॉ में, इसलिए जो रेजिस्टेंस का यूनिट है वो आपके पास क्या है, वो ओहम है। ओहम को हम किस सिंबल से यूज करते हैं, ओहम को हम इस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका ओहम यूनिट है, इसको इस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। अब अगर किसी भी तार में रेजिस्टेंस है, कि हम कह रहे हैं कि इस तार में इतनी रेजिस्टेंस है, रोकने की कोशिश इतनी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यूनिट ओहम। 5 ओहम, 10 ओहम, 20 ओहम, कितने ओहम के, 2000 ओहम, 2 किलो ओहम। तो इस तरह के मुख्तलिफ वैल्यूज़ यूज़ होते हैं रेजिस्टेंस के लिए। अब इस ओहम्स लॉ में दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि इन दोनों का रिलेशन डायरेक्ट है, इसको हम देखते हैं बाय ग्राफ। ग्राफ से हम किस तरह देखते हैं कि रिलेशन होता है वोल्टेज और करंट का, रिलेशन हमारे पास होता है वोल्टेज और करंट का। अब एक रिलेशन ये है कि वो मटेरियल्स, वो डिवाइसेस जिसमें हम इस रिलेशन को देखते हैं कि वोल्टेज और आई जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में है। डायरेक्ट का ये मतलब ये है कि वोल्टेज जितना बढ़ रहा है उसके साथ करंट भी बढ़ रहा है,
वोल्टेज जितना बढ़ रहा है उसके साथ करंट भी बढ़ रहा है। ये आपको देता है कौन, ये ग्राफ है। ये ग्राफ आपको कौन सा ग्राफ देता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट ग्राफ। एक चीज बढ़ रहा है, दूसरा भी उसके साथ बढ़ रहा है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देता है, जिसको हम स्ट्रेट ग्राफ भी कहते हैं। इसी चीज को हम लीनियर ग्राफ भी कहते हैं। ये जो लाइन शो हो रहा है, ये लाइन जो शो हो रहा है, इस लाइन को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। इस लाइन को हम लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। इस लाइन को हम स्ट्रेट ग्राफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है। तो ये वो मटेरियल्स है, वो डिवाइसेस है जिसमें वोल्टेज के और करंट डायरेक्ट रिलेशन में है। वोल्टेज के साथ करंट भी बढ़ रहा है, वोल्टेज के साथ करंट भी बढ़ रहा है। इसका ये मतलब है ये ओहम लॉ है, एप्लीकेबल है। इसका ये मतलब है कि जो मटेरियल्स, वो डिवाइसेस जो ओहम लॉ को ओबे करता है, जो ओहम लॉ को ओबे करता है, ओहम लॉ को फॉलो करता है, यहाँ पर ये ओहम लॉ को फॉलो कर रहा है, उसको ओबे कर रहा है, ये एप्लीकेबल है। उस चीज़ को हम कहते हैं, उसको ओहमिक मटेरियल्स भी कहते हैं और उसको ओहमिक डिवाइसेस भी कहा जाता है। इन केस अगर टेम्परेचर या कोई भी कंडीशन इसका कांस्टेंट ना रहे तो क्या होगा, वोल्टेज और करंट, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है करंट भी बढ़ेगा। लेकिन एक पॉइंट पर अगर टेम्परेचर या किसी चीज़ में चेंज आ गए, वो कांस्टेंट ना रहा, तो इस वोल्टेज और करंट के साथ दोनों एक साथ नहीं बढ़ेंगे। इस ग्राफ को, ये ग्राफ चेंज हो जाएगा, ये इंक्रीज होते हुए कर्व हो जाएगा, या इस तरह ये इंक्रीज करते हुए ये कर्व हो जाएगा। मींस करंट वोल्टेज के ज़्यादा करने से करंट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आगे जाकर वोल्टेज अगर आप बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, एक दूसरा चीज़ कम हो जाएगा। अगर वोल्टेज बढ़ा रहे हो दूसरा चीज़ ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स ये डायरेक्ट रिलेशन में नहीं रहा, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरा चीज़ नहीं बढ़ रहा, बल्कि ये कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। इस चीज़ को, इस तरह के मटेरियल्स को, इस तरह के डिवाइसेस को जो इस तरह का ग्राफ देते हैं, ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। ये लाइन क्या है हमारे पास, कर्व्ड लाइन है, इसको हम कर्व्ड ग्राफ भी कहते हैं। ये लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए इसको हम नॉन लीनियर भी कहते हैं। ये वो लाइन जो कर्व्ड है उसको हम नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है। तो वो मटेरियल्स, वो डिवाइसेस, अब यहाँ पर वोल्टेज के साथ करंट नहीं बढ़ रहा, इसका ये मतलब है ये जो है ओहम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। वो डिवाइसेस, वो मटेरियल्स जो ओहम लॉ को ओबे ना करे उसको हम कहते हैं नॉन ओहमिक मटेरियल्स या नॉन ओहमिक डिवाइसेस। ओहमिक मटेरियल्स या ओहमिक डिवाइसेस या वो डिवाइसेस, वो मटेरियल्स जो ओहम लॉ को ओबे करे, उसको फॉलो करे, उस पे एप्लीकेबल हो, वो कौन से चीज़ें हैं, वो है हमारे पास जैसे कि कार्बन रेजिस्टर, जैसे कि निक्रोम, जैसे कि मेटालिक कंडक्टर्स है। ये सारे वो एग्जांपल्स है जो ओबे करता है, जो आपको स्ट्रेट ग्राफ देता है, जो लीनियर ग्राफ देता है। वो मटेरियल्स, वो डिवाइसेस जो ओहम लॉ को ओबे करता है। वो मटेरियल्स, वो डिवाइसेस जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करता, जिसको नॉन ओहमिक मटेरियल्स या नॉन ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं, वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे पास फिलामेंट ऑफ बल्ब, वो है हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड, ये सारे नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं। अब आते हैं रेजिस्टेंस। हम पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है, करंट को अपोज करता है, उसकी मुखालफत करता है। रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या है? रेजिस्टिविटी हमारे पास, इसी रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी किस केस में कहते हैं कि ये कोई भी आपके पास तार है,
कोई भी कंडक्टर है, कोई भी वायर है, अब ये तार थोड़ा सा पतला है, ये तार उससे थोड़ा मोटा है, ये उससे ज़्यादा मोटा है, मीन्स या ये तार, एक तार ये है, एक तार ये है, पहले वाले तार की लंबाई ये है, दूसरे वाले तार की लंबाई ये है, मीन्स जो रेजिस्टिविटी है, जो रुकावट है, जो रेजिस्टेंस है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, या तो वो तार का लेंथ होगा, लंबाई कि कितना लंबा तार है, या फिर उसका एरिया, वो तार कितना मोटा है, इतना मोटा है, वो इतना मोटा है, मीन्स थिकनेस, एरिया, उस एरिया को हम क्या कहते हैं। इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास आर रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करता है लेंथ पर और ये डिपेंड करता है एरिया पर। कौन सा एरिया है ये, इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। मीन्स उस तार की जो मोटाई है, जो थिकनेस है, ये तार कितना मोटा है, उसको सिंपल हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। थिकनेस को वाले एरिया को हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। अब ये एक तार है, एक तार ये है, एक तार ये है, एक तार, एक वायर, एक कंडक्टर आपके पास ये है। अब इस वायर का लेंथ, मीन्स लेंथ और रेजिस्टेंस आपस में क्या है, ये डायरेक्ट रिलेशन में है। मीन्स लेंथ जितना ज़्यादा होगा, तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, करंट को रोकने की कोशिश उतना ही ज़्यादा होगा। लेंथ जितना कम होगा, तार की लंबाई जितनी कम होगी, रेजिस्टेंस भी उतना ही कम होगा। तार की लंबाई जितनी कम होगी, रोकने की कोशिश भी कम होगी। ये डायरेक्ट रिलेशन में है, ये डिपेंड करता है लेंथ पर और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। ये पहले ही मैं बता चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में, जो चीज़ सामने लिखा होता है वो डायरेक्ट रिलेशन, जो चीज़ अपॉन में डिवाइड में लिखा होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है। मीन्स ये इन्वर्स रिलेशन में है कि अगर आपके पास एरिया जितना ज़्यादा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तार जितना भी मोटा होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, रोकने की कोशिश कम होगी। तार का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मोटापा, अगर वो जितना भी थिकनेस कम होगा, रेजिस्टेंस उतना ही उस पर ज़्यादा होगा। आसान अल्फाज में तार जितना मोटा होगा, मीन जितना मजबूत होगा, रोकने की कोशिश इतनी नहीं हो सकेगी, बजाय वो जितना पतला होगा, मीन्स वो कमज़ोर होगा, तो वो जो रोकने की कोशिश है वो उस पर भारी पड़ जाएगा। ये सिंपल रिलेशन है रेजिस्टेंस का विद लेंथ एंड विद एरिया। अब एक वायर ये है, इसका एरिया कम है, एक वायर ये है, इसका एरिया ज़्यादा है। एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इन्वर्स रिलेशन है, तो इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो आपके पास आई रेजिस्टेंस होगा। अब ये तार है, इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो थिकनेस है वो ज़्यादा है। एरिया जब ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, तो इस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, लो रेजिस्टेंस होगा। लेंथ पे ये डिपेंड करता है। अब ये तार है, इसकी लेंथ फर्ज करें ज़्यादा है, लेंथ इसकी ज़्यादा है, जब लेंथ ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस भी इस पे उतना ही ज़्यादा होगा। ये सिंपल रिलेशन है रेजिस्टिविटी में। अब इस साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज़ हुआ है ये, इसको हम स्पेसिफिक, इसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। इस सिंबल को, इसको रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। अगर हर तार की, हर कंडक्टर की, हर मटेरियल की अपनी एक रेजिस्टिविटी होती है, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, उसकी ख़ास वैल्यू होती है, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, वो सारा बुक में, चार्ट में आप उसको देख सकते हो। अगर आपको रेजिस्टिविटी चाहिए तो उसको अपने एक साइड पे करना होगा, ए डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर यहाँ पर एल मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। ये है हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए
फार्मूला। इसका यूनिट अगर देखना है, यूनिट क्या है, यूनिट के लिए अब आर रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं ओहम में, एरिया को हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर में, लेंथ को हम लिखते हैं मीटर में। ये मीटर है और ये मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर जब 1 मीटर स्क्वायर से कट जाएगा तो हमारे पास 1 ओहम रह जाएगा और यहाँ पर 1 मीटर। ओहम मीटर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट है। रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टिविटी। अब देखते हैं कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस के अपोजिट है, उलट है, रेसिप्रोकल है। रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के उलट है, उसके अपोजिट है, उसके रेसिप्रोकल है। कंडक्टेंस हमारे पास क्या है? कंडक्टेंस हमारे पास आसान अल्फाज में है, ये जो है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। आसान अल्फाज में इट इज़ द रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के उलट है, रेसिप्रोकल है। कंडक्टेंस को हम ज़ाहिर करते हैं जी से, तो अगर ये रेजिस्टेंस के उलट है, रेसिप्रोकल है, उलट को, रेसिप्रोकल को, इनवर्स को हम नीचे लिखते हैं, 1 में लिखते हैं, तो G इज इक्वल टू 1/R। इसका ये मतलब है कि जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है, इसके उलट है। उलट का मतलब ये है आसान अल्फाज में कि इसकी एक डेफिनेशन है, एबिलिटी टू विच एन ऑब्जेक्ट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। रेजिस्टेंस वो था जो करंट को रोकने की कोशिश करता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स पास होने नहीं देता। जब इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, पैदा नहीं होगी। कंडक्टेंस इसके उलट है, वो इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करता है। कंडक्टेंस इसका रेसिप्रोकल है, ये इलेक्ट्रॉन को हलाव करता है, उसको पास होने देता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे मतलब वो क्या कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी उससे पैदा हो सकती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। इस तरह कंडक्टेंस इसके उलट है। रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो है ओहम, इसका यूनिट है ओहम और इसको हम इस साइन से लिखते हैं। कंडक्टेंस चूंकि इसके रेसिप्रोकल है तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओहम को आप उल्टा करके लिखो MHO, ये इसका यूनिट होगा। कंडक्ट रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं ओहम, तो ये इसका उलट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पर ओहम, मीन्स इसको हम 1 में लिखेंगे, ये इसका उलट होगा। दूसरी चीज, जैसे कि हमने पढ़ा कि V इज इक्वल टू IR, ओहम्स लॉ। अगर आपको R चाहिए तो I मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, V/I रह जाएगा। R क्या बन जाएगा, V/I। चूंकि R रेजिस्टेंस कंडक्टेंस के रेसिप्रोकल है, उसका उलट है, तो अगर यही चीज आपने कंडक्टेंस के लिए लिखना हो तो आप इस चीज को उल्टा लिखोगे, I ऊपर आ जाएगा, V नीचे आ जाएगा, ये भी इसका फार्मूला है। या फिर जैसे कि R है, 1/R भी इसको लिख सकते हैं। 1/R मीन्स R और G आपस में रेसिप्रोकल है, इनवर्स है, उलट है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हो कि हायर द कंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा, लोअर विल बी द रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। या फिर कंडक्टेंस जितना कम होगा, रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। ये सिंपल हमारे पास क्या है, कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस कंडक्टेंस के रेसिप्रोकल है। इसी तरह रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के रेसिप्रोकल है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी का उलट वो हमारे पास क्या है, वो कंडक्टिविटी है। अब इसको आप बाय डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ये है बाय इक्वेशन कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी। 1/रेजिस्टिविटी मीन्स कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के इनवर्स है, उलट है, रेसिप्रोकल है। तो अगर इसको आप इक्वेशन फॉर्म में लिखो, कंडक्टिविटी को हम इस सिंबल से जाहिर करते हैं,
जैसे कि हमने इसको यूज किया था किस चीज में, गॉसेस लॉ में। ये सिंबल है, इस सिंबल को हम नाम देते थे किस चीज का, इसको हम कहते हैं सिग्मा। कंडक्टिविटी को हम जाहिर करते हैं सिग्मा से, 1 एज इट इज। रेजिस्टिविटी को हम किस चीज से जाहिर करते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम इस सिंबल से जाहिर करते हैं। इस सिंबल को हम कहते हैं रो, इसको रो कहते हैं बेसिकली इस सिंबल को। तो ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी की जगह उसका सिंबल हमने ड्रा किया है रो। ये सिग्मा है और ये रो कहलाता है। अब जैसे कि हमने रेजिस्टिविटी के लिए एक इक्वेशन लिखा था, ये रेजिस्टिविटी के लिए इक्वेशन आया था रेजिस्टेंस में कि रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। अब इसको, ये चूंकि रेजिस्टिविटी में था, इसी चीज को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कंडक्टिविटी में, चूंकि ये रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के रेसिप्रोकल है। तो एक तो हमने ये पढ़ा कि जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टेंस के इनवर्स है, उलट है। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये दोनों आपस में उलट है। आप इसको इस फॉर्म में लिखो या R1/G के फॉर्म में लिखो, ये इसका उलट है। दूसरी चीज, जो आपके पास सिग्मा और रो है, मींस रेजिस्टिविटी मींस रो, कंडक्टिविटी मींस सिग्मा, ये एक दूसरे के उलट है। ये क्यों हम कर रहे हैं कि अगर ये फार्मूला हो, इसको हम कंडक्टिविटी में किस तरह लिखेंगे, जहां पर R होगा, R की जगह 1/G हम लिखते हैं। चूंकि ये रेजिस्टेंस कंडक्टेंस के उलट है, तो हम उलट काम कर रहे हैं, कंडक्टिविटी के लिए कर रहे हैं, रेसिप्रोकल काम कर रहे हैं। तो R की जगह हमने क्या लिखा है, 1/G। इसी तरह L/A एज इट इज। रेजिस्टिविटी किस चीज के उलट है, कंडक्टिविटी के। तो रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी मींस सिग्मा के उलट है। तो जहां पर रेजिस्टिविटी है उसकी जगह हमने उसका फार्मूला लिखा है 1/सिग्मा। अब इस इक्वेशन से अगर आपको G चाहिए, G मालूम करना कौन सा मुश्किल काम है। G डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिग्मा A डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। L मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा। ये है हमारे पास कंडक्टेंस के लिए फार्मूला। इसी तरह यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कंडक्टिविटी सिग्मा चाहिए। तो अगर सिग्मा आपको चाहिए, L डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा रह जाएगा। ये है हमारे पास कंडक्टिविटी के लिए। इसी से जुड़ा हुआ है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी का वेरिएशन करना, वेरी करना, चेंज करना, तब्दील करना विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ। इसका ये मतलब है आसान अल्फाज में कि अगर आपके पास कोई भी एक कंडक्टर हो, जब कंडक्टर को आप सोर्स देते हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, चार्जेस फ्लो करते हैं, जिसको हम करंट कहते हैं। होता क्या है कि इस कंडक्टर में जो पार्टिकल्स, जो आयंस, जो एटम्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं, वो आपस में टकराते हैं। जितना वो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, ये टकराना, कोलिजन उतना ही इसका ज़्यादा हो जाएगा। मूवमेंट जितना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका ये मिसाल इस तरह है इस टॉपिक का कि अब इस कमरे में लोग जितने ज़्यादा होंगे, तो वो जितने ज़्यादा लोग होंगे उस हिसाब से इस कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर का बढ़ना, जब टेम्परेचर बढ़ेगा मीन्स बाहर जाने का रास्ता नहीं, तो आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे आपस में लोग, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा इस कमरे का। दूसरी बात, रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क होगा, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा उसके साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, रोकने की कोशिश बढ़ जाएगी। मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, लोग ज़्यादा आपस में टकरा रहे हैं, तो इस दरवाजे से निकलना उनके लिए मुश्किल होगा,
एक एक करके बहुत मुश्किल से निकलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है, कोलिजन टकराना बहुत ज़्यादा हो गया है। इसका ये मतलब है कि जब आप इसको सोर्स देते हो, ये पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने से इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उससे इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है मींस इसमें जो पार्टिकल्स जब मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं, इसका ये मतलब है कि जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, वो यूं वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल्स। ये काम होता है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। इसमें जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है टेम्परेचर का चेंज होना, रेजिस्टेंस का चेंज होना। जब रेजिस्टेंस स्टार्ट में था, जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था वो था आर नॉट, मीन्स जीरो से स्टार्ट लिया। टेम्परेचर बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, कहाँ तक? आर टी, मीन्स किसी खास टेम्परेचर तक वो बढ़ गया है रेजिस्टेंस। जब किसी खास टेम्परेचर, जीरो से स्टार्ट होता है रेजिस्टेंस, किसी खास टेम्परेचर तक जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है वो आर टी होगा। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर का चेंज देखें, टेम्परेचर हमारे पास क्या है, ये स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, तो ये इंक्रीज हो जाता है किसी भी ख़ास टेम्परेचर तक। जब ये किसी ख़ास टेम्परेचर तक चेंज होता है तो हम कंसीडर करते हैं सिर्फ और सिर्फ टी को, क्योंकि ये वैसे भी एट 0 डिग्री है। इस रिलेशन को देखकर ये प्रूव हुआ है एक्सपेरिमेंटली कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का चेंज होना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द इनिशियल रेजिस्टेंस। इनिशियल मींस जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, जो स्टार्ट में रेजिस्टेंस है, एंड रेज इन टेम्परेचर। रेज मींस टेम्परेचर, मींस टेम्परेचर का चेंज होना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, या 0 से स्टार्ट होकर किसी पॉइंट तक इंक्रीज होना, वो आपके पास क्या है, वो रेज इन टेम्परेचर है। अब यहाँ पर हम करने क्या जा रहे हैं कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, इस सिंबल को, प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम ख़त्म करते हैं, एक इक्वल हम लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, बाकी टर्म इसी तरह है। यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज हुआ है ये आपको ऐसे नज़र आ रहा है जैसे अल्फा पार्टिकल है, ये कांस्टेंट यहाँ पर यूज हुआ है। इस कांस्टेंट को हम यहाँ पर कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसको हम कहते हैं। अगर आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट चाहिए तो इसको आपने एक साइड पे करना होगा, आर नॉट टी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा, इसको हम डिवाइड में लिखेंगे, आर नॉट चेंज इन टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। मजीद आप इसको क्या लिख सकते हो कि जो आपके पास अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन आर का ये मतलब है कि ये कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा था आर नॉट से आर टी तक। आर नॉट मीन स्टार्ट से किसी खास टेम्परेचर तक चेंज होना, आर नॉट एज इट इज। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है कि 0 से किसी खास टेम्परेचर तक जाना, वो जो कोई खास टेम्परेचर होगा उसको हम सिर्फ और सिर्फ टी से ज़ाहिर करते हैं। नेक्स्ट थिंग, आर आर, आर आर मीन्स ये पॉइंट, आर की वैल्यू है रो एल बाई ए, तो इस आर की जगह हम लिखेंगे रो एल बाई ए माइनस इस आर की जगह रो एल बाई ए डिवाइडेड बाई आर नॉट ऑफ टी एज इट इज। फर्स्ट पॉइंट आर नोड है तो ये रो नोड हो जाएगा, आर टी है तो ये रो टी हो जाएगा हमारे पास। अब इसको हम सिंपल सॉल्व करेंगे, ये जो आर नोड है इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, रो एल बाई ए, रो नोड एल बाई ए। यहाँ पर हम सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन का तरीका क्या है हमारे पास कि यहाँ पर ए एलसीएम है, ए और ए, ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा, एल इंटू रो नोड माइनस रो टी रह जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है, रो एल टी। ये डिवाइड के नीचे जब डिवाइड डायरेक्ट ऊपर आता है तो वो
मल्टीप्लाई में आ जाता है तो ए यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यहाँ पर एरिया और एरिया कैंसल, लेंथ और लेंथ कैंसल, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बना कि अल्फा इज इक्वल टू, इक्वेशन हमारे पास क्या बना, रो नॉट माइनस रो टी डिवाइडेड बाई रो नॉट ऑफ टी। ये हमारे पास क्या बना, यहाँ पर इक्वेशन बना है रो नॉट माइनस रो टी डिवाइडेड बाई रो नॉट ऑफ टी। अब ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाकर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। रो नॉट एल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट रो नॉट ऑफ टी इज इक्वल टू रो नॉट माइनस रो टी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक साइड पे करेंगे, ये जो आपके पास टेम्परेचर है रो नॉट टी माइनस है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रो नॉट टेम्परेचर कोएफिशिएंट रो नॉट ऑफ टी, ये माइनस वाला टर्म जब उस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस रो ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रो नॉट रह जाएगा। अब क्या करते हैं, लास्ट स्टेप है हमारे पास, रो नॉट इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, टी कॉमन है, तो दोनों में क्या रह जाएगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट रो नॉट प्लस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं या फिर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टी लेता पर रो रह जाएगा, इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बताना था मैंने कि लास्ट टॉपिक है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर हमारे पास क्या है, फर्स्ट सबसे पहले ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये जो है रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये चीज़ दो चीज़ें हैं कि थर्म और एक इसका मतलब है रेजिस्टर, दो पॉइंट्स है इसमें। ये किस चीज़ का थर्मिस्टर बना हुआ है, इट इज़ मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर ऑक्साइड्स ऑफ कोबाल्ट निकल ETC मीन्स कॉपर आयरन वगैरह, इससे ये थर्मिस्टर बना हुआ है। ये थर्मिस्टर के कुछ टाइप्स है, एक हमारे पास आता है बेड थर्मिस्टर, एक आता है हमारे पास डिस्क थर्मिस्टर, और एक हमारे पास आता है रॉड थर्मिस्टर। ये सारे इसके टाइप्स हैं। थर्मिस्टर की एप्लीकेशंस क्या है, एक तो ये है कि ये वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, एक ये टेम्परेचर सेंसर है हमारे पास। टेम्परेचर सेंसर मींस टेम्परेचर को सेंस करना कि कितना टेम्परेचर जा रहा है। दूसरी चीज़ ये टेम्परेचर को मेजर भी करता है, मालूम भी करता है, कौन सा टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर को ये मेजर करता है, जो 10 केल्विन तक हो ये इसको मेजर करता है। तो ये था हमारे पास इस चैप्टर 2 में लेक्चर ओहम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर एंड थर्मिस्टर। स्टूडेंट्स ये एक पॉइंट रह गया था इसमें कि आपके पास जो हम करते आ रहे हैं वो ये है कि जो रेजिस्टेंस है, ये मैंने उल्टा लिखा था, इससे इक्वेशन जो सही नहीं आ रहा था, ये किसी ख़ास ज़ीरो से किसी ख़ास टेम्परेचर तक जाना, इस चीज़ को मैंने उल्टा लिखा तो मुझसे वो इक्वेशन ख़राब हो गया। अब यहाँ पर R की जगह हमने वैल्यू लिखी थी, फिर R की जगह हमने उसकी वैल्यू लिखी थी, ये RT है तो रो टी, R नॉट है तो रो नॉट, फिर इसका हमने एलसीएम लिया था तो रो टी रो नॉट ब्रैकेट में आ जाएगा, L दोनों में कॉमन है बाहर चला जाएगा,
डिवाइड के नीचे ए है, ये जब ऊपर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ए कट के एल और एल कट के, यहाँ तक हम कर चुके थे। बाकी स्टेप सारे सही थे, सिर्फ ये टी और ओ को हमने उलट करके इसको लिखा था। अब यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन बच गया, रो नॉट टी डिवाइड हो रहा है तो ये वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस रो नॉट माइनस में है, जब ये इक्वल की इस तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। फिर इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, रो नॉट कॉमन है, इसको हमने बाहर निकाला तो रो टी इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा टी प्लस 1 हमारे पास इक्वेशन रह जाएगा। ये इक्वेशन है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। ये इक्वेशन ये शो करता है कि जो आपके पास ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। अगर ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसका ये मतलब है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी इसको कहते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी कहते हैं। पॉजिटिव मींस रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। नेगेटिव अगर कोई टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव है मींस अगर रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। और अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट 0 है, इसका मतलब ये है कि दोनों टर्म्स कांस्टेंट रहेंगे। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।